और वो क्या है, वो है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5। क्योंकि मुझे पता है जो लास्ट लेक्चर था जो कि अपना कल था, उसमें बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर पाए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनसे सर्किट सॉल्व ही नहीं हो पाए। मुझे सच सच बताना, जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन कल दिए थे, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि करके आए हैं यस लिखना, नहीं करके आए नो लिखना। चलो भाई स्टार्ट करो चैट में लिखना स्टार्ट करो, करके आए हो या नहीं करके आए। जो नहीं करके आया, जो नहीं करके आया, आज मेरा कैमरा टूट जाएगा तेरे चक्कर में, आज मेरा कैमरा टूट जाएगा तेरे चक्कर में कैमरा हिल रहा है दोस्तों, मेरा कैमरा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं टूटा कैमरा ये जितने भी नो लिख रहे हैं ना, तुम्हें मार मार के शक्तिमान बनाऊंगा बेटा मैं। क्यों नहीं करके आते हो? मेरा कैमरा टेढ़ा कैसे हो गया भाई? कैमरा ही टेढ़ा हो गया, वाह यार। चल ठीक है, चलो करके आया करो यार। कल हमने सर्किट सॉल्विंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे, राइट है ना। उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको बताए भी थे, होमवर्क के लिए भी दिए थे, और मैंने बोला था मैं क्लास में डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। उसी टाइप का एक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन शायद मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिया था, बट एक बार इसको ट्राई करना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ शुड 3 रेजिस्टर ऑफ 2 ओम ईच बी कनेक्टेड टू गेट नेट रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, और सेकेंड केस में 6 ओम। यानी क्या बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है कि मेरे पास ना 3 रेजिस्टर्स हैं और तीनों रेजिस्टर्स 2 ओम के हैं, तो इन तीनों को मैं कैसे कनेक्ट करूं कि पहले जो मेरा नेट रेजिस्टेंस आए वो तो 3 आए, और दूसरी बार मैं कैसे कनेक्ट करूं कि नेट आए 6। तो 6 लाने के लिए तो बड़ा सिंपल है, 6 लाने के लिए तो बड़ा सिंपल है। क्या 6 लाने के लिए तो बस हमें तीनों को सीरीज में कनेक्ट करना है, 2 2 2, तो ओवरऑल 6 आ जाएगा, राइट राइट। बट ये 3 कैसे आएगा, ये है आपका सवाल, बताओ कैसे आएगा। ड्रॉ करके सोचो, सोचो कैसे आ सकता है नेट रेजिस्टेंस 3। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों का 2 2 ओम रेजिस्टेंस है। अब आप ये बताओ कि नेट 3 कैसे आएगा, क्या लगता है? मैं बताऊं, देखो अगर आप एक को सीरीज में ले लोगे और ऐसे 2 को पैरेलल में ले लोगे, अब देखना बेटा एक बार सोचना, ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसका नेट कितना आएगा, इसका नेट कितना आएगा, बताओ नेट कितना आएगा। ये पैरेलल में है, पैरेलल में पहले इनको हम सॉल्व करते थे, है ना, ट्रिक थी 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 4/4, यानी इनका जो नेट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1 ओम, ठीक है। अब ये 1 ओम और ये 2 ओम दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो जो नेट आ गया वो आ गया 3 ओम। यानी 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज में अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारा जो नेट रेजिस्टेंस है वो 3 ओम आ जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी दोस्तों नहीं होनी चाहिए होपफुली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन किस किस से हो पाया, ये वाला क्वेश्चन किस किस से हो पाया। 2 रेजिस्टर ऑफ 6 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड टू गेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इन दो को कैसे कनेक्ट करता हूं तो जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा आता है, जबकि मैं किसी भी चीज को पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। नोट करा है तुमने, नोट करा है। जैसे मान लो ये 6 और 12 को अगर तुम सीरीज में करोगे तो डायरेक्टली आंसर 18 आएगा, बट अगर इनको तुम पैरेलल में करोगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूं ताकि इजीली सॉल्व हो जाए, जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये कितना आ रहा है 4, है ना। तो आप देखोगे जब पैरेलल में कनेक्ट करा तो आंसर 4 आया, और जब सीरीज में कनेक्ट करा आंसर 18 आया। तो जब भी हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करते हैं, सारे रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ देंगे मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम के लिए हम पैरेलल में जोड़ देंगे। हाँ है ना। इसमें तो गलिच, व्हाट गलिच, गलिच क्या होता है, गालिच लिख रहे हैं, गलिच हो गया, गलिच क्या गलिच हो गया, मैं नाचने लगा क्या है, मैं नाचने लगा क्या, ऐसा क्या गलिच आया है भाई, मैं नाचने लगा क्या है, या मेरी आवाज ऐसी आई ऐसी आवाज आई क्या गलिच हुआ बेटा, गलिच लिख रहे हैं
एक तो ग्लिच की स्पेलिंग भी नहीं आती। देखो क्या लिख रहे हैं बच्चे स्पेलिंग, ये स्पेलिंग लिख रहे हैं, गालिच, गालिच हो गया भैया, गालिच। ठीक है, हाँ चलो। स्पीड 2x पे हो गई थी है? मैं जोर जोर से बोलने लगा क्या? स्पीड कैसे इंक्रीज हो गई अचानक से? एक मिनट, चलो इसको सॉल्व करो तुम फटाफट। ये वाला क्वेश्चन तो सबसे हो गया ना, ये वाला क्वेश्चन तो सबसे हो गया ना बेटा? आई होप सबसे हो गया होगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया, कोई बताएगा? कोई बताना चाहेगा आप में से? कौन कौन इसको सॉल्व कर पाया? एक मिनट देना मुझे तुम, एक मिनट देना जब तक तुम इसका आंसर बताओ। बताओ भाई आंसर, जल्दी। अच्छा, तो 1 मिनट के लिए ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आएगी बेटा, ठीक है? चलो स्टार्ट करें, बताओ भाई। हाँ तो मैंने बोला तो था 1 मिनट के लिए ब्लैक स्क्रीन आएगी, रुक जाया करो यार। मानते ही नहीं हो, मानते ही नहीं हो। बताओ क्या आंसर आ रहा है? कॉइल ए यूज करें या कॉइल बी, दोनों के अलग अलग आंसर आ रहे होंगे ना बेटा, इसमें क्या दिक्कत आई है? बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्यों? इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं, क्यों नहीं सॉल्व हुआ बेटा? इसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसा। बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, क्यों नहीं हो पाया सॉल्व? अरे इसमें क्या था बेटा, इसमें देखो बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसको कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट की लाइन से। टू रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। इफ द कॉइल यूज सेपरेटली इन द सीरीज और इन पैरेलल, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन व्हेन ओनली कॉइल ए इज यूज्ड। यानी जब सिर्फ एक कॉइल को यूज करेंगे तो कितना करंट निकलेगा, जब एक कॉइल को यूज करेंगे तो कितना करंट यूज होगा। देखो एक कॉइल का रेजिस्टेंस ये है, वोल्टेज हमें गिवन है, तो करंट निकाल लो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज है 220, एक कॉइल का रेजिस्टेंस है ये, तो इससे आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। दूसरा देखो, कॉइल ए एंड बी आर यूज्ड इन सीरीज। जब हम इसको सीरीज में कर लेंगे तो क्या होगा, दोनों रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे, यानी अब जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 48। ठीक है, तो करंट आ जाएगा 220 डिवाइड बाय 48।
और जब पैरेलल में जोड़ेंगे बेटा देखना, पैरेलल में जोड़ेंगे, पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होगा बताओ, पैरेलल में इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, पैरेलल में 24 को जब तुम पैरेलल में जोड़ोगे देख सकते हो नेट रेजिस्टेंस आएगा आपका 12। ठीक है, तो जो करंट आएगा वो आएगा 220/12, ये आएगा। डन, बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, जल्दी बताओ। अब क्या विजिबल है क्या, क्या मैं आपको दिख रहा हूं, जरा एक बार बता दो, क्या मैं आपको दिख रहा हूं बेटा, जान, क्या मैं आपको सही तरीके से दिख रहा हूं। कोई बच्चा लिख रहा है, एक बच्चा लिख रहा है कि भैया क्लास में कोई काला जादू करता है हमारी क्लास में, ये कौन लिख रहा है, ये कौन लिख रहा है भाई। चलो ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत सारे हमने कल भी सॉल्व करे थे, आज हमें और भी सॉल्व करने, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हमें और भी सॉल्व करने बेटा अभी, हाँ हमें और भी सॉल्व करने। रुक तो जा भाई, तू रुक ही नहीं रहा यार, मान ही नहीं रहा मेरी बात, रुक तो जाओ, सुन तो लो। हाँ यार, थोड़ा सा धैर्य रखो, सीमित रहो। ठीक है, हाँ आओ, आ जाओ। देखो बेटा, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैं सवाल दिया था सॉल्व करने के लिए, मुझे बताना क्या ये वाला क्वेश्चन, क्या ये वाला क्वेश्चन तुमने करा है सॉल्व, ये वाला जो सवाल तुम्हें दिख रहा है क्या तुमने करा था ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, एक बार मुझे बताओगे चैट के अंदर, क्या हमने इसको सॉल्व, ये नहीं करा, ये छोड़ दिया, हाँ भाई बताओ, सॉल्व करा या छोड़ दिया, जल्दी बताओ जल्दी। करा
सॉल्व? कराया बच्चा लिख रहा है भैया कराया सॉल्व। ठीक है, तो ये बताओ 3 रेजिस्टर of 5 ohm, 10 ohm and 15 ohm are connected in series and entire combination is connected to a battery, a meter and voltmeter connected in a circuit. Draw a circuit diagram. ओहो, ये सर्किट डायग्राम था। ये कौन पूछा चैट में? ये तो सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन है, इसमें तो बस आपको सर्किट डायग्राम बनाना था कनेक्ट करके, इसको नहीं करा रहा हूं मैं सॉल्व। चलो और सवाल पे आते हैं। एक ये सवाल, ये भी मैंने आपको क्लास में करवा दिया था, है ना, ये भी मैंने आपको क्लास में करवा दिया था, राइट। नेट रेजिस्टेंस निकालना था, बोला था मैंने कैसे करना है इसको सॉल्व, ये भी आप सबने कर लिया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन किसी से सॉल्व हुआ? ये मुझे तो बस ये जानना है, क्या ये वाला क्वेश्चन कोई था हमारी क्लास में महारथी इंसान जो कि इसको सॉल्व कर पाया हो? मुझे बस वो जानना है, जल्दी बताओ, क्या कोई था ऐसा जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया हो? बताओ, कोई था ऐसा जो कर पाया हो बाय एनी चांस? कोई है यहां महारथी क्लास में जो हमको बताएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके? ना हुआ सॉल्व? नहीं हुआ भैया, नहीं हुआ, बहुत टफ था। ओ हो, इतना क्या टफ था इसमें? ऐसा क्या टफ देख लिया? ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें। नहीं हुआ? किसी से भी नहीं हुआ भाई, किसी से भी नहीं हुआ। चलो कराएं इसको, सॉल्व कराएं, क्या कहते हो, सॉल्व कराया जाए? देखिए, ये टाइप के जो सर्किट होते हैं ना, ये बहुत डिफरेंट टाइप के सर्किट्स हैं, अगर मैं आपको सही बताऊं तो। ठीक है, क्यों? देखो, कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है कैसे पता चलता है? कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में कैसे पता चलता है? देखो, कैसे पता चलेगा बेटा सीरीज में है पैरेलल में? अब देखो करंट जा रहा है, अब देखो करंट को दो रास्ते मिल गए, ओ हो, करंट डिवाइड हो गया, यानी अब तो पैरेलल में आ गया। अब देखो यहां भी करंट जा रहा था, करंट को फिर से दो रास्ते मिल गए। भैया ये तो गलत बात है, ये तो नाइंसाफी है भैया, है? करंट को बार बार दो रास्ते काहे दे रहे हो? फिर करंट जा रहा था, इधर से भी जा रहा था, अब फिर करंट के पास दो रास्ते आ गए, है ना भैया? देख पा रहे हो, ये करंट भी यहां आया और ये यहां आके मिल गया। ठीक है, उसके अलावा ये करंट भी यहां से जा रहा था और ये भी डायरेक्ट चला गया। ठीक है, यानी हर जगह करंट के पास बहुत सारे रास्ते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये हर एक रेजिस्टेंस पैरेलल में है? क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में है? यस और नो? जल्दी बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा बेटा? कोई दिक्कत अगर ऐसा लग रहा है तुम्हें सुनने में तो बताओ जल्दी, बताओ। भैया नेट पे देख लिया था, ओहो वाह बेटा वाह, क्या बात है, क्या ही बात। इसमें ढूंढो कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन कौन से रेजिस्टेंस क्या है पैरेलल में है। तुम्हें बस वो ढूंढना है और कुछ भी नहीं है। बताओ, बोलो भाई, अरे बोल दो यार जल्दी। क्या हो रहा है? लैग क्यों लिखे जा रहे हो तुम? आज के क्लास में लैग चल रहा है क्या बहुत ज्यादा? है क्या हो रहा है? कैसे लैग लिखे जा रहे हो भाई? क्या हो गया आज? कैसे लैग लिखे जा रहे हो आज तुम? हुआ क्या है? ज्यादा लैग आ रहा है क्या बेटा? हाँ भाई, ज्यादा लैग आ रहा है क्या? बताओ। यार मेरे एंड से पता नहीं क्यों लैग दिख नहीं रहा है मुझे, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या प्रॉब्लम बता रहे हो।
अगर मुझे कुछ दिखता तो मैं आपको पक्का बताता, बट मुझे मेरे एंड से कुछ दिख नहीं रहा है बेटा। पर बच्चे सब लिख रहे हैं तो बच्चे गलत भी नहीं लिखेंगे। बच्चे अगर सब बच्चे लिख रहे हैं तो गलत तो नहीं लिखना चाहिए, है ना। सारे बच्चे तो गलत नहीं हो सकते, एक दो तो मूर्ख बालक हैं हमारे बीच, बट सब थोड़ी ना होंगे। तो क्या हुआ है भैया, पता लगाओ। हाँ भैया क्लास में काला, अरे तुम काला जादू बना दूंगा तुमको मैं। हाँ ठीक है, आ जाओ। चलो तो इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा। अब ये थोड़ा सा हाइयर एंड का क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाएगा पेपर में, बता रहा हूं ध्यान से देखना। करंट देखना, करंट यहां पर डिवाइड हुआ। करंट को मिले दो रास्ते, करंट यहां से गया, 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 यहां। अब करंट जा रहा है इस में, और यहां से भी एक करंट आ रहा है। यस और नो, यस और नो, यस और नो बेटा। एक करंट यहां से आ रहा है, एक करंट यहां से जा रहा है। अब ये दोनों करंट आपस में इस जगह पर मिलेंगे, और ये करंट भी आगे जाएगा, यहां से भी करंट आगे जाएगा। यस और नो, बताओ बताओ भैया। आज यार तुम क्या ब्लैक स्क्रीन लिख रहे हो, मैं इलाज करवाऊंगा पहले इसका। क्योंकि अगर तुम सबको ग्लिच आ रहा है तो फिर पढ़ा के कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि तुम लिखी वही जा रहे हो पूरी क्लास में। पूरी क्लास में तुमने शुरू से लेकर अभी तक यही लिख रखा है, ग्लिच 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 ग्लिच। और बेटा अगर नहीं आ रहा होगा ना ग्लिच, अगर नहीं आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा ग्लिच, तो तुम्हें मैं ग्लिच बनाऊंगा बेटा फिर उसके बाद, है ना। मैं तुम्हें ग्लिच बनाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं मिला मेरे को ग्लिच तो मैं तुम्हें आज ग्लिच बनाऊंगा, ये पक्की बात रही, ध्यान रखना इस बात को। मानते हो नहीं? अब अगर आपको वापस लगे, और जेन्युइनली पूछ रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगे दिक्कत है तो अपन आज फिर इस क्लास को एंड कर देंगे, कल आपको मैं एक्स्ट्रा पढ़ा लूंगा, ठीक है। बट क्योंकि ऐसे पढ़ने में कोई सेंस नहीं बनेगा ना यार, जहां पर आप भी परेशान हो रहे हो, अगर ऐसा हो रहा है तो। अब मुझे भी वो क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे एंड से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा कि नेटवर्क प्रॉब्लम या फिर ऐसा कुछ, ब्लैक स्क्रीन होती है तो मुझे दिखती है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे एंड से। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या चीज दिक्कत दे रही है। आई डोंट हैव एनी आइडिया। अब होता है तो मुझे साफ साफ बता देना, बट अभी ग्लिच लिखना बंद कर दो। अब होगा इसके बाद से तो मुझे एक बार लिख देना फिर, पर जेन्युइनली लिखना, कोई झूठ मत बोलना, ये मुझे बहुत गुस्सा आता है फिर इन सारी तुम्हारी हरकतों पे, ठीक है। चलो अब हो तो बता देना, ठीक है, ठीक है, बता देना मेरे को। हाँ मैं भी वही कह रहा हूं बेटा, अब हो तो मुझे बता देना। डन रहा, झूठ नहीं बोलोगे कसम, तुम्हें झूठ नहीं बोलोगे कसम है तुम्हें। अब छोड़ो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्लास के, क्योंकि वैसे भी आउट ऑफ द सिलेबस का क्वेश्चन था, तो करने का कोई सेंस नहीं था। तुम मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन मुझे तुम सॉल्व करके बताओ, क्या बोला गया है। What is the highest and the lowest resistance that can be secured by the four coil? अगर मुझे हाईएस्ट निकालना है बेटा मैं क्या करूंगा, सीरीज में ऐड करूंगा। अगर मुझे लोएस्ट निकालना है मैं क्या करूंगा, मैं पैरेलल में ऐड करूंगा, राइट। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब मेरा एक सवाल है, मतलब मेरा नहीं, बोर्ड एग्जाम वालों का एक सवाल है। इस सवाल को पढ़ो जो स्क्रीन पे ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार जल्दी। Why is पैरेलल सर्किट प्रेफर्ड ओवर सीरीज सर्किट। हमारे जो घर का सर्किट है, अगर आपके घर में कोई बिजली वाले भैया हैं तो उन भैया से पूछना, भैया जी एक बात बताओ, उनसे पूछना भैया जी एक बात बताओ, हमारे घर में पैरेलल वायरिंग है या सीरीज वायरिंग है, तो वो आपको समझाएंगे। आपके जो घर में है उसमें पैरेलल सर्किट है, यानी सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। तुम बोलोगे भैया हमारे घर में रेजिस्टेंस कहां है, अरे वो जो तुम्हारे फ्रिज है, एसी है, टीवी है, कंप्यूटर है, चार्जर है, ये सब क्या है, ये सब रेजिस्टेंस ही तो है, ठीक है। तो जो वायरिंग होती है ना घरों के अंदर, वो पैरेलल में होती है हमेशा, है ना, यानी ऐसे होती है, ऐसे, है ना, हमेशा से पैरेलल में होती है वायरिंग। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इन हाउस होल्ड्स व्हाई पैरेलल इज प्रेफर्ड, पैरेलल सर्किट क्यों बनाया जाता है, ये पूछा जाता है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, पहला रीजन, पहला रीजन देखो, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना। अगर रेजिस्टेंस कम हो गया, अरे तो बोलो क्या होगा, ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा करंट आएगा तो मजा आएगा, बहुत बढ़िया। यानी सबसे पहली चीज क्या है, पैरेलल सर्किट में एक तो वोल्टेज सेम रहता है,
एक इसका पॉइंट ये भी है, एक तो वोल्टेज सेम रहता है, यानी हर एक अप्लायंस को वोल्टेज सेम मिलता है ना। यानी आपका जो एसी है उसको भी 220 वोल्ट चाहिए, आपके फ्रिज को 100 वोल्ट चाहिए, आपकी अगर कोई टीवी है उसको भी 80-100 वोल्ट चाहिए। तो वोल्टेज क्या होता है, सब में बराबर जाता है ना, जिस वजह से सारे अप्लायंस काम कर पाते हैं। एक दूसरा रीजन क्या है कि एक तो रेजिस्टेंस लो हो जाता है ना। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन समझने की कोशिश करना बेटा, अब देख कुछ बच्चे हैं जो कर रहे हैं ग्लिच, है ना, और कुछ प्यारे बच्चे हैं जो कि नीचे लिख भी रहे हैं भैया कोई ग्लिच नहीं आ रहा, नहीं है अब ग्लिच, पहले होगा अब नहीं है। पर वही है ना, ये हरकतें फिर ये हरकतें अच्छी नहीं लगती ना यार, तुम ये भी तो समझा करो ना यार। नहीं पढ़ना तो बोल दो, मैं तो चला जाऊंगा। नहीं पढ़ना तेरे को तो तू बोल दे, बैच सब्सक्रिप्शन हटा दे, मत पढ़े, क्या जाएगा किसका। तो ये हरकतें तो मत किया करो ना यार, कम से कम अच्छा लगता है क्या? नहीं, मेरे को बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें इन चीजों पे एंटरटेन करने पे, ठीक है। एक और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है समझना, पैरेलल में मान लो एक बल्ब आपकी खराब हो गई, इमेजिन करो एक बल्ब आपकी खराब हो गई। उस बल्ब के खराब हो जाने से सर्किट खराब नहीं होता, देखो करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब मान लो करंट यहां तो जा रहा है, बट अब करंट यहां पे नहीं जा पा रहा क्योंकि ये बल्ब खराब हो गई, ये बल्ब खराब हो गई, ठीक है। बट अगर अब सेम केस सोचो सीरीज का, अब सेम सोचो सीरीज का, अब अगर सीरीज में कोई भी एक बल्ब खराब हो जाती है, मान लो ये वाली बल्ब खराब हो जाती है, तो अब करंट आगे जाएगा ही नहीं, यानी ये भी कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेंगी, इनमें से एक भी बल्ब ग्लो नहीं करेगी, समझे समझे। यानी सबसे अच्छा बेनिफिट जो पैरेलल सर्किट का होता है वो ये होता है कि अगर एक अप्लायंस खराब भी हो जाता है ना तो उससे सारे अप्लायंसेस पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, बट अगर सीरीज में एक भी अप्लायंस खराब होगा तो सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे। समझे बात को, समझे बात को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी कि ठीक है, दिस हेल्पफुल particularly when the each gadget has a different resistance and require different current to operate properly। यानी हर एक डिवाइस अलग अलग करंट लेता है, अगर एक डिवाइस खराब हो भी गया तो दूसरे पे कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा, नो इंपैक्ट ऑन अनदर डिवाइस। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, यस यस, ठीक है। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है, एक तो रेजिस्टेंस लो हो जाता है, वोल्टेज सेम रहता है, और अगर एक डिवाइस बीच में खराब भी हो जाता है तो उससे आगे वाले डिवाइसेस पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, जबकि सीरीज पे इंपैक्ट आता है। क्या ये समझ आया? तो एक बार चैट में पीके लिख के बताओगे मुझे, पीके लिख के बताओगे मुझे फटाफट से, पीके लिख के बताओगे मुझे, जल्दी बताओ, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, फ्री इफेक्ट ऑफ करंट्स। देखो बेटा, यहां तक हमारी सर्किट सॉल्विंग खत्म हो गई है, यहां तक हमारी जो सर्किट सॉल्विंग थी वो खत्म हो गई है, यही मेजर सर्किट सॉल्विंग थी। आगे जब हम अभी पढ़ेंगे पावर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के और क्वेश्चंस हम करेंगे, उसमें वापस से आएगा, बट अभी हमने जो मेन मेन क्वेश्चंस थे सर्किट सॉल्विंग के वो कर लिए। फ्लो याद रखना, पहले नेट रेजिस्टेंस निकालोगे, फिर सर्किट का करंट निकालोगे, करंट निकालने के बाद क्या करोगे, जो भी पूछा गया है वो निकालोगे। जैसे अगर पूछा जाए, याद रखना सीरीज में करंट सेम और वोल्टेज डिवाइड होता है, जबकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसकी मदद से तुम बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग लेवल के सॉल्व कर सकते हो, राइट, ठीक है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है यहां पर वो है इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब देखो करंट्स ना, करंट जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत अलग अलग प्रकार के इफेक्ट ला सकता है भैया। कौन से इफेक्ट? पहला इफेक्ट केमिकल इफेक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं क्या, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। याद करो, H2O का एक प्रेम संबंध था जिसमें हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया था। इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी मदद से करा था? बिजली की मदद से करा था। तो सबसे पहला तो है केमिकल इफेक्ट। तुम्हें पता है करंट की मदद से हम केमिकली किसी भी कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोलो H2O, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। एक तो होता है क्या, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन किस किस को याद है बताओ, गैल्वनाइजेशन किस किस को याद है? हाँ, तो इसे बहुत अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शंस करवा सकते हैं। एक अगला इफेक्ट होता है करंट का, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि एक हमारा चैप्टर है
यानी जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। यानी जब इलेक्ट्रिक करंट चलता है तो पता है क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। करंट आगे बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती जाती है। भैया ये कैसे हो रहा है? हैं? बताऊंगा। कब बताओगे? अगले चैप्टर में बताऊंगा ना भाई, अभी तो चिल कर तू, ठीक है। हाँ, अब जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर एक बिजली पास होगी, करंट पास होगा, है ना, तो पता क्या होगा, हीट भी प्रोड्यूस होगी, गर्मी भी प्रोड्यूस होगी। समझे इस बात को? हीट भी प्रोड्यूस होगी। यस यस, हीट भी प्रोड्यूस होगी बेटा। तुम बोलोगे भैया हैं कैसे हीट प्रोड्यूस होगी, ये तो बताओ। बताओ भाई कैसे हीट प्रोड्यूस होगी, कोई बता सकता है? किसी ने कभी फील करा है क्या? कभी किसी ने फील करा है? बताओ। नहीं करा? अरे मूर्खो, चार्जर को जब तुम बहुत देर तक लगा के रख देते हो तो चार्जर गर्म नहीं हो जाता है ना? जब चार्जर को तुम बहुत देर तक स्विच ऑन करके छोड़ देते हो तो चार्जर कितना गर्म हो जाता है ना? कुछ लोगों के तो मोबाइल फोन भी गर्म हो जा रहे हैं है ना? तो यानी हीटिंग इफेक्ट करता है करंट, ठीक है। व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, हीट एनर्जी एंड पावर आर डिसिपेटेड। डिसिपेटेड यानी जनरेटेड, ठीक है, यानी हीट और पावर जनरेट की जाती है, ठीक है। क्यों जनरेट करी जाती है? एज आ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड कोलिजन बिटवीन मूविंग चार्जेस। यानी भैया ये हीट प्रोड्यूस कैसे हुई ये तो बताओ। अब देखो, जब करंट पास करता है तो क्या हो रहा है, चार्ज मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये आपस में टकराते हैं और इनके कोलिजन की वजह से आपस में टकराया, एक ने इसको धक्का दिया, एक ने इसको धक्का दिया, एक ने इसको धक्का दिया, एक ने इसको धक्का दिया। इन कोलिजन में बेटा क्या हुआ, आपस की टकरार में हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? हीट जनरेट होती है, ठीक है जी। चलो, यहीं पर ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। यानी एक जूल बाबा आए, ओम्स बाबा को अभी साइड रखेंगे, भूलेंगे नहीं बेटा, ओम्स बाबा भूलने वाली चीज ही नहीं है ओम्स बाबा बहुत जरूरी है, आगे फिर काम आएंगे। ओम्स बाबा अपनी दृष्टि को तुम्हारे ऊपर बनाए रखें, यह मैं मनोकामना करता हूं, ठीक है। अब आते हैं जूल बाबा। जूल बाबा के बीच में वो हो गई वाइल्ड कार्ड एंट्री, वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड है ना, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है, ठीक है जी। जूल बाबा आए और उन्होंने बोला, अच्छा ओम्स बाबा बोल के गए थे V इक्वल्स टू IR। मैंने कहा हाँ, तो अब मैं बताऊंगा एक नया रूल। मैंने कहा क्या बताओगे? उन्होंने बोला कि जब एक करंट पास करता है एक कंडक्टर में से, मैंने कहा करता है, जब एक करंट पास करता है कंडक्टर में से T टाइम के लिए, टाइम यानी मान लो 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, जितना भी टाइम है उस टाइम को T मान लेते हैं, ठीक है। जब एक करंट पास करता है कंडक्टर में से T टाइम के लिए, उस कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस R, क्या है, R है, तो जो हीट जनरेट होगी उसका फॉर्मूला मैं आज तुझे बता देता हूं, है ना। और उन्होंने क्या बताया कि जो हीट जनरेट होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। करंट जो पास हो रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने कहा ओके जूल बाबा। रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने कहा ओके जूल बाबा। और जितने टाइम के लिए पास हो रहा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने कहा ओके जूल बाबा, ठीक है। तो जूल बाबा ने बोला H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R एंड T, और जो फाइनल फॉर्मूला बन के आता है वो आता है I स्क्वायर R T। इसको हटाने के लिए कांस्टेंट बनाते हैं और उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 ही होती है, तो ये फॉर्मूला आ जाता है, ये आ जाता है फाइनल फॉर्मूला, ये आ जाता है फाइनल फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। यानी जूल बाबा ने क्या करा, वाह बोलो बेटा, वाह 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 है ना, वाह बोलो। जूल बाबा ने कहा था कि द हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट and directly proportional to the resistance and directly proportional to the time through which current flows। जितने समय के लिए करंट जाएगा उस टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और उन्होंने फॉर्मूला दिया था H इक्वल्स टू I स्क्वायर R T, ठीक है। इससे हम हीट निकाल सकते हैं, कितनी हीट जनरेट हुई है। अगर समझ आए तो पी के लिखो।
ये होता है जूल बाबा, ये है जूल बाबा। ठीक है जी, वाह 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 चल रहा है क्लास में, वाह शायरी चल रही है, वाह वाह लिख रहा है। चलिए भैया कांस्टेंट कहां गया, कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर हम 1 अज्यूम करते हैं, ठीक है बेटा, इसलिए कांस्टेंट मैंने यहां पर लिखा नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अब मैं ना इसी फॉर्मूले की एक डेरिवेशन तुम्हें मैं बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं बेटा, मैं डेरिवेशन में तुम्हें बताना चाहता हूं। हाँ, इसी फॉर्मूले की एक सिंपल सी डेरिवेशन है बेटा, सुन लो, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब ना उस डेरिवेशन को करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग में सबसे पहले कॉन्सेप्ट को फिट करना पड़ेगा। हीट क्या है, मुझे बताओ, हीट क्या है? हीट क्या है? गर्मी, एनर्जी। अरे हीट तो एनर्जी है, यस। हीट क्या है? एनर्जी है। और क्या तुम्हें अगर 9th क्लास में धुंधला धुंधला याद हो, ज्यादा याद हो तो बेटा मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं तुमसे, है ना, मुझे पता है तुम्हारी हालत 9वीं क्लास की, पर अगर धुंधला धुंधला याद हो, तुम्हें पता होगा एनर्जी क्या होती है? वर्क डन। अरे वर्क डन ही एनर्जी है और एनर्जी ही वर्क डन है, यस और नो? याद है या भूल गए? अगर भूल गए तो अब याद कर लो। वर्क डन ही एनर्जी, एनर्जी वर्क डन है। शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक, ये क्लियर हुआ। अब मैं आपको एक डेरिवेशन कराने वाला हूं। क्या? कुछ फॉर्मूलेज रिवाइज करते हैं, उसी से डेरिवेशन निकली आएगी। पहला फॉर्मूला, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या? वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का। क्या ये फॉर्मूला सबको याद है? याद भी होना चाहिए, है ना। अगर मैं इस Q को यहां पर ले जाऊं तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी V इंटू क्यू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओम्स बाबा की जय हो, आवाज लगाओ, ओम्स बाबा की जय हो। और V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला पुट करो। V की जगह डालो क्या? आई आर इंटू क्यू, ठीक है ना जी? ठीक है, ओम्स बाबा की हर जगह जरूरत पड़ती है बेटा। अच्छा, अब मैं एक और फॉर्मूला रिवाइज कराना चाहता हूं तुम्हें, जो कि था करंट इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला क्या सबको याद है? करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम, याद है? यस। अब यानी Q, इसको मैं मल्टीप्लाई में ले जाऊं तो Q की वैल्यू हो जाएगी I इंटू टी, ठीक है। तो अब इस Q की जगह यहां पर I इंटू टी पुट कर दो, तो वर्क डन आ जाएगा आई आर इंटू आई टी, ठीक है। तो इसको आप और सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी, और यही फॉर्मूला होता है वर्क डन का। और वर्क डन क्या है? वर्क डन ही तो हीटिंग इफेक्ट है, यानी H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। याद रखना है टी टाइम है बेटा, ये टाइम है। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? Q मींस चार्ज, चार्ज बेटा। भैया चैप्टर में ओम्स बाबा का ऑरा है, ऑरा बच्चे लिख रहे हैं ओम्स बाबा का ऑरा है भैया, ऑरा एकदम एकदम हाई लेवल ऑरा करा लिया है, क्या बात है, वाह जी वाह। ठीक है, यानी कुछ नहीं करना था, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय चार्ज, उसके बाद मैंने क्या करा, वर्क डन की वैल्यू आ गई, फिर मैंने ओम्स बाबा की मदद ली, V इक्वल्स टू आई आर पुट करा, और मुझे पता है करंट इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, तो Q यानी चार्ज क्या होगा? I इंटू टी, यहां पर वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया, खल्लास खल्लास। चलिए बहुत बढ़िया ठीक है, ये हम समझ गए होंगे। अब आते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ, ठीक है जी, कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ आए, कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ आए, बताओ। The resistance of resistor is reduced to half of its initial value. In doing so, if other parameters of the circuit remain unchanged, the heating effect of the resistor will become, बताओ भाई, heating effect के साथ क्या होगा? बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ रेजिस्टेंस को आधा करा है, तो ऑब्वियस सी बात है हीटिंग इफेक्ट भी आधा हो जाएगा, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर करंट को आधा करते तो क्या होता? करंट आधा होता तो, देखो करंट आई स्क्वायर है, याद करो, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अगर करंट आधा होगा तो जो हीट होगी वो 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, है ना। अगर करंट आधा होगा तो हीट 1/4 हो जाएगी, राइट? राइट, बहुत बढ़िया ठीक है।
एक मिनट रुको, और आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूं रेजिस्टेंस के, सॉल्व करो। द इलेक्ट्रिक करंट 3 एम्पेयर passes through a conductor of resistance this for 5 minutes. Calculate the heat produced. फॉर्मूला बेस लल्लू सवाल, बस याद रखना टाइम को हमेशा सेकंड्स में लेना, मिनट्स में नहीं। मिनट्स में नहीं लेते बेटा अपन टाइम को, कभी भी हम हमेशा सेकंड्स में लेते हैं। तो टाइम को पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत तो? कर दिया सॉल्व सबने? क्या आ रहा है बेटा आंसर? जल्दी बताओ क्या आ रहा है आंसर? बहुत बढ़िया, आ गया। हाँ 27,000 या 2700 जूल, कितना आ रहा है? 2700 जूल। कुछ बच्चे 2700 जूल लिख रहे हैं कुछ। अच्छा एक चीज और याद रखना, जो हीट है, हीट का यूनिट क्या होगा? हीट वर्क डन है, और वर्क डन का यूनिट क्या था? वर्क डन का यूनिट जूल होता था। अरे छोटी क्लासेस में इतना तो याद होगा, वर्क डन का यूनिट जूल होता था। हाँ तो इसका भी यूनिट क्या होगा? जूल होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करा? H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई कितना है? 3, रेजिस्टेंस कितना है? 10, और इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना। सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना, तो ये आएगा 300। तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 927,000,000। एक जीरो और आएगा बेटा, हाँ 27,000,000, 27,000, 27,000 जूल। बहुत बढ़िया, है ना। इसको हम एक और चीज से लिख सकते हैं जो कि है 27 किलो जूल, है ना। 1000 को किलो भी लिखते हैं बेटा, तो किलो जूल भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, तो ऐसे लल्लू वल्लू सवाल भी आते हैं कभी कभार। ये क्वेश्चन भी बताओ, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटीरियल and of equal length and equal diameter are first connected in series, then in parallel, the same potential difference, the ratio of the heat produced in series and parallel combination would be। बहुत प्यारा सवाल है, इसके ऊपर डबल स्टार लगा लो। बहुत हाई चांसेस हैं कि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने वाला है, बहुत हाई चांसेस हैं। बताओ पहले हमने क्या करा? दोनों को सीरीज में जोड़ा, R और R, तो ये तो हो गया 2R। और जब हमने दोनों को पैरेलल में जोड़ा, R और R, तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा R/2। सॉल्व करके देख लेना, R/2। ठीक है, तो यानी 2R और R/2। हमें बताना है हीट का रेशियो क्या आएगा, हमें यह बताना है। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले सोचो, वॉइस नहीं है, कहां नहीं है नो वॉइस भाई, करो। कुछ बच्चे 4:1 लिख रहे हैं, पोल दे दो। पोल अभी लास्ट के क्वेश्चंस में दूंगा, अभी आप ये सॉल्व करो पहले। ठीक है, अभी आप बेटा ये सॉल्व करो, लास्ट के क्वेश्चंस में आपको पोल दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आएगा बेटा आंसर? सी आएगा या डी आएगा? गलत लिख रहे हैं बच्चे। अब यहां पर तुम माथ खा गए, बेटा। कहां तुम माथ खाए हो, मैं तुम्हें वो बता देता हूं। देखो बेटा, तुमने क्या करा, तुम्हें पता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, तो तुम्हें लगा देखो टाइम तो सेम ही है, और तुम्हें लगा कि करंट भी सेम ही है, तो तुमने क्या करा, तुमने इन दोनों रेजिस्टेंस को डिवाइड कर लिया, यही करा, और आंसर आ गया क्या आपका? 4:1। क्या यही आंसर आया सबका? बेटा सबका? बताओ, ये आंसर गलत हो सकता है बेटा। क्यों गलत हो सकता है समझना, क्योंकि बेटा टाइम तो सेम है, रेजिस्टेंस अलग है, लेकिन करंट भी तो अलग हो सकता है। बोल, करंट भी तो अलग हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज सेम है, वोल्टेज, करंट तो बदल सकता है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है?
करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है V बाय R। तो पहले केस में वोल्टेज तो सेम है बट रेजिस्टेंस क्या है? 2R। ठीक है, ठीक है जी। और दूसरे केस में भी वोल्टेज तो सेम है बट रेजिस्टेंस क्या है? R बाय 2। R बाय 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2V बाय R। यानी पहले केस में करंट ये है, दूसरे में ये है। तो करंट भी तो बदला है। बताओ, करंट भी तो बदल रहा है भाई। हाँ या ना बोल, तू बस मुझे इतना बता, क्या करंट नहीं बदल रहा क्या? बताओ, करंट भी तो बदल रहा है। बिल्कुल बदल रहा है भैया, क्यों नहीं बदल रहा है यार? ठीक है, अब फॉर्मूले को पुट करो, अब फॉर्मूले को पुट करो। ये है I, इसका R है ना, और टाइम तो दोनों का सेम ही है। तो सबसे पहले मैं हीट वन निकालता हूं, हीट वन निकालता हूं। I क्या है? V बाय 2R का स्क्वायर, ठीक है, इनटू इनटू, ठीक है। और अब मैं निकालता हूं सेकंड हीट टू। दूसरे केस में करंट क्या हो गया? 2V बाय R का होल स्क्वायर इनटू, यहां पर क्या है? रेजिस्टेंस R बाय 2 इंटू टाइम। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है बेटा? रेशियो निकालना है। बहुत बढ़िया, यानी इन दोनों को अब मैं डिवाइड कर दूंगा। अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा बेटा? डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। अब इनको सॉल्व करो, अब इनको सॉल्व करो फटाफट। क्या आएगा आंसर? तुम शॉक हो जाओगे आंसर को देख के, शॉक हो जाओगे आंसर को देख के। करो सॉल्व, लगा 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 दिमाग लगा। क्या आएगा आंसर? आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/4, यानी रेशियो बदल गया। पहले जब तुम ऐसे सॉल्व कर रहे थे तो 4:1 आ रहा था, बट आंसर आएगा 1:4। और इसीलिए मैं कह रहा था ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। समझे मूर्खो? आंसर ही बदल गया पूरी तरीके से। ठीक है, समझे? हाँ, आपका आंसर 4:1 तब आता जब क्वेश्चन में गिवन होता कि करंट सेम है, करंट नहीं बदल रहा। बट क्वेश्चन में गिवन है कि द सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्टेज नहीं बदल रहा, करंट तो बदल सकता है। ठीक है, डन, आया? ठीक है, ये आ गया। सॉल्व करने की कोशिश कर तो। अरे यार सॉल्व कैसे हुआ? एक तो तुम्हारी गणित की जो प्रॉब्लम है ना, तुम्हें क्या मारूंगा मैं, ये स्क्वायर है यार तुम्हारी गणित। एक तो गणित गणित तुम अपनी कमजोर है यार तुम्हारी। ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। इसको जब हम ओपन करेंगे क्या आ जाएगा? V²/4R। ऊपर क्या है? इंटू 2R। ये T से T तो काट ही दो, ठीक है। तो ये R से R कट जाएगा और यहां पर रह जाएगा 2, यहां पर रह जाएगा 2। ठीक है, जब तुम नीचे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा देखना, ये भी स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 4V²/R। और यहाँ पर कितना है? R/2। R से R कट जाएगा, इस 2 से ये 2 रह जाएगा, तो यहाँ पर रह गया 2। ऊपर कितना था? ऊपर था V²/2। देखना बेटा, V²/2 डिवाइड बाय 2V, ये 2 नीचे आ जाएगा, V² से V² कट जाएगा। मैथ का है स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही, मैथ क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग हो रही है तुम्हारी? हैं? मैथ का है स्ट्रॉन्ग नहीं है तुम्हारी? बताओ जल्दी, बोलो बोलो। बोलो भाई, क्लियर क्लियर, जल्दी बताओ। हाँ भाई, ठीक है, क्लियर है, चलो। आगे बढ़े। बताओ बताओ, क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम। बढ़े आगे, अगर ये क्लियर है तो
चलो बहुत भाई, बहुत बढ़िया। ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन था नहीं, फिर तुम इतना मुश्किल क्यों कह रहे थे? बताओ, इतना मुश्किल क्या था इसमें? क्या मुश्किल लगा इसमें? क्या मुश्किल लगा? एक मिनट नहीं, कोई और क्वेश्चन दूं? कोई और क्वेश्चन दूं क्या कहते हो? नहीं नहीं नहीं, इसको रुक जाओ, कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, रुक जाओ, जाओ रुक जाओ। इसको सॉल्व करके बता दो, तो इसको सॉल्व कर दो बस, चलो। हाँ भाई, किस किस का सॉल्व हुआ? चलिए बताओ, हुआ किसी का सॉल्व या नहीं हुआ? 1500, 1500, 1500 या 15,000? 1500 या 15,000? बेटा 15,000 आएगा, 15,000 आएगा। तो आ रहा है, 15,000 आ रहा है, कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई तो करना है बस, बताओ। आ गया सबका? आगे बढ़े। 15,000 जूल, ठीक है, मल्टीप्लाई करना था बस। चलिए चलिए बेटा, अब बढ़ते हैं इस टॉपिक के आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ बेटा। और उस कॉन्सेप्ट, एक मिनट, क्या हो गया भाई? हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसके आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, यानी हीटिंग इफेक्ट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। देखो बेटा, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हीटिंग इफेक्ट के। हमारे सिलेबस के अंदर 3 चीजें हैं, और वो तीनों चीजें हमें ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि उनसे सवाल बहुत बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है? तो जो 3 चीजें हैं, ये आप हमेशा ध्यान से सुन लो, और बार बार पूछा भी जाएगा। पहला प्रैक्टिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है? क्या है इलेक्ट्रिकल बल्ब? तो इलेक्ट्रिकल बल्ब क्या है? आज वाली बल्ब नहीं, पुराने जमाने की बल्ब, पहले नहीं चलती थी। तुम्हें याद हो तो वो येलो कलर की एक बल्ब होती थी, तुमने देखी है कभी? चैट में बताना, देखी है? वो वाली बल्ब नहीं होती थी जो 100 वॉट की बल्ब होती थी, एकदम गर्म हो जाती थी अगर थोड़ी देर चलाते थे तो। किस किस को याद है वो बल्ब? बताओ, किस किस ने देखी है वो बल्ब? आजकल तो क्या है ना, वो एलईडी वाली बल्ब चलती हैं, पहले चलती थी। अच्छा, एक चीज और है, पता है तुम्हें? हमारे जब स्कूल का टाइम होता था ना, जब मैं स्कूल जाया करता था, तो हमारे ना स्कूल के बाहर एक पैटीज की दुकान थी, है ना? यार पता नहीं, एक तो हमारे शहर में ना, मतलब मैं दिल्ली गया ना, तब मुझे पता चला कि जो पैटीज होती है ना, इनको पैटीज बोलते हैं। हमारे शहर में इसको पेटीज बोला जाता था। हाँ, मतलब पता नहीं क्यों, मतलब आज भी बोलते होंगे। जब मैं स्कूल टाइम में था ना, तो हम सबके बीच में पेटीज होता था, पेटीज। फिर जब मैं दिल्ली आया अपने कॉलेज के लिए, तो मुझे पता चला कि इनको तो पैटीज बोलते हैं, पैटीज। हम इसको पेटीज पेटीज काहे बोल रहे थे, मेरे को समझ ही ना आए। मैं सोच रहा यार, ये क्या चक्कर है ना? मतलब कुछ लोग पैटीज बोल रहे हैं, कुछ लोग पेटीज बोल रहे हैं, है ना? तो हाँ, जो भी है। तो तुम्हारे साथ भी है क्या ऐसा? तुम क्या बोलते हो, पैटीज या पेटीज? तो हमारे जो पैटीज वाले वो जो भैया थे, उनके पास माइक्रोवेव तो था नहीं, ठीक है? तो पता है वो क्या करते थे? उनके पास एक कंटेनर था, है ना, एल्यूमिनियम का कोई कंटेनर था। उसमें वो क्या करते थे कि अंदर ना ये 100 वॉट की जो बल्ब है, इसको जला के रखते थे।
और उसी में रैक्स में पैटीज को रखते थे। अब क्या होता था, ये जो बल्ब होती है ना, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, ये हीट को प्रोड्यूस करती है, और इसी की गर्मी की मदद से वो उन पैटीज को शाम तक गर्म रखते थे। तो उनके लिए वो जुगाड़ था, है ना, कि माइक्रोवेव लेने का खर्चा उनका होता नहीं था, उनको उस बल्ब को लगा के रखना रहता था और उससे पैटीज गर्म होती रहती थी, है ना। तुमने भी ऐसे खाई है कभी? तुमने भी खाई है? तो हाँ, तो ऐसा ऐसा किया करते थे। यानी ये जो बल्ब होती है ना, इलेक्ट्रिकल बल्ब, ये बहुत ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करती हैं। अब सवाल आता है, ये इतनी हीट को प्रोड्यूस क्यों करती हैं? कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा, जहां से सवाल आ रहा है वो डायरेक्ट बता रहा हूं। इलेक्ट्रिकल बल्ब कौन से मटेरियल की बनी होती है? सबसे पहले याद रखना, एक मटेरियल होता है टंगस्टन, याद कर लो, टंगस्टन मटेरियल की इसके अंदर फिलामेंट होती है। अब तुम पूछोगे भैया फिलामेंट क्या होती है? जैसे बल्ब है, जैसे बल्ब है, इसके अंदर ये जो होता है ना, ये ऐसे, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। इसके अंदर फिलामेंट होता है। पहली चीज, वो फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। अब भैया सिर्फ और सिर्फ टंगस्टन ही क्यों? क्योंकि जो टंगस्टन मेटल है ना, याद रखना, टंगस्टन का जो रेजिस्टेंस है वो हाई है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। अब इससे होता क्या? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतनी ज्यादा रोशनी देगा। यानी इसके अंदर लाइट कहां से आ रही है? लाइट इसलिए आ रही है क्योंकि वो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है वो मटेरियल कि वो चमकने लगता है। टंगस्टन इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि वो चमकने लगता है। इस वजह से हमारे घर के अंदर हमें येलो लाइट दिखाई देती है, ठीक है। तो टंगस्टन की प्रॉपर्टी क्या है? टंगस्टन एक तो इनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी बेटा बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट अगर कम होगा तो इतनी गर्मी में तो पिघल जाएगा ना मेटल। अरे मेटल ही पिघल जाएगा तो बल्ब खराब हो जाएगी, बल्ब फ्यूज हो जाएगी। लेकिन टंगस्टन पिघलता नहीं है। तो टंगस्टन की दो प्रॉपर्टीज, हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, याद रखना, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो बल्ब होती है ना, इनके अंदर कुछ गैसेस को डाला जाता है, कुछ नोबल गैसेस को। नोबल गैस है ना, जैसे हीलियम वगैरह वगैरह, जियोन, आर्गन, ये सब क्या है? नोबल गैसेस। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती। पढ़ा होगा मेटल नॉन मेटल में, पढ़ाया था मैंने। जो नोबल गैसेस होती हैं वो नोबल हैं, वो कहती है भैया हम ना ही रिएक्ट करेंगे ना किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे, हम खुद में कुछ रहेंगे। इस वजह से नोबल गैस को इसके अंदर फिल किया जाता है, इस बल्ब के अंदर फिल किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप रीड करना। द मेटल इज केप्ट इन द इनर्ट एनवायरमेंट with a neutral gas or a vacuum. When current flows through the tungsten wire, it becomes heated and emits light. Most of the electrical power drawn in the circuit from the electrical source is dissipated in the form of heat and rest is emitted in the form of light energy. यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका कन्वर्जन हो रहा है किसके अंदर? हीट एनर्जी के अंदर और लाइट एनर्जी के अंदर। क्या है बात समझ में आई? तो चैट में पी के लिख के बताओ। क्या हमें बल्ब की प्रॉपर्टीज समझ आई? बल्ब में क्या है? टंगस्टन। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई, रेजिस्टेंस बहुत हाई, जिसकी वजह से वो गर्म होता है और चमकता है। बेटा नोट्स के अंदर ना, जो आपके नोट्स होंगे उनके अंदर ये जो पॉइंट्स मैंने यहां लिखे हैं ना ऊपर, इनको मार्क कर लेना। हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, इलेक्ट्रिकल फ्यूज। फ्यूज क्या होता है किसको मालूम है? आपके घर में बोला होगा ना कभी तो पापा ने बोला होगा फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया। हुआ है कभी? हुआ है कभी? मेरे साथ हुआ था एक बार। पता है, एक बार हमारे घर में गर्मियों का टाइम था, तो गेस्ट वगैरह घर में आए हुए थे। तो हमारे घर में क्या था कि एसी लगे थे नए नए, ठीक है, नए नए एसी लगे थे। तो उस दिन क्या हुआ कि गेस्ट आए हुए थे, तो 3 एसी लगे थे, तीनों एसी चला दिए एक साथ। तीनों एसी चला दिए एक साथ। फिर सुबह के 4 बजे कुछ जलने की स्मेल आ रही थी, कुछ जलने की स्मेल आ रही थी। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरे पड़ोसी है क्या जो जल रहे हैं मुझसे, मजाक कर रहा हूं। नहीं, फिर उसके बाद हमने उठ के देखा, तो मैंने कहा कि यार भाई क्या हुआ है? तो वायर में आग लग गई थी भैया, और फ्यूज उड़ गया था, जिस वजह से आग लगना बच गया था। अगर फ्यूज नहीं उड़ता तो आग लग जाती बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। तो फ्यूज क्या करता है? फ्यूज हमें प्रोटेक्ट करता है ना। कैसे प्रोटेक्ट करता है समझाता हूं। देखिए बेटा,
आपके स्विच बोर्ड के अंदर ऐसे मान लो वायर आ रहा है, वायर आ रहा है, यहां पर होगा फ्यूज, यहां पर होगा फ्यूज, और यहां से वायर आगे जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये फ्यूज ना एक मटेरियल का बना होता है, ये एक अलॉय होता है, अलॉय होता है, ठीक है। किसका अलॉय होता है? लेड और टिन, लेड और टिन का अलॉय होता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, याद रखना, इसकी प्रॉपर्टी भी याद रखना, हाई रेजिस्टेंस एंड लो एमपी, एमपी यानी वो दिराज सर वाला एमपी नहीं, एमपी यानी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो तुमने एक साथ ना बहुत सारे अप्लायंसेस को ऑन कर लिया अपने घर के अंदर। अब जैसे तुम बहुत सारे अप्लायंसेस को ऑन करोगे तो ज्यादा करंट आएगा। अब करंट यहां से फ्लो करेगा, जितना ज्यादा करंट आएगा उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। अगर एक सेट लेवल से ज्यादा करंट अंदर आएगा ना, तो ये जो फ्यूज होगा, ये फ्यूज क्या होगा, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा वो बहुत लो है, इसलिए क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा और ये क्या करेगा, यहां से टूट जाएगा और ये सर्किट को ब्रेक कर देगा, यानी करंट अब इसके आगे जा ही नहीं पाएगा। भैया पर ऐसा क्यों करा इसने, इससे हमारा क्या फायदा, इससे मेरा क्या फायदा, बोलो क्या फायदा, बताओ बताओ, बोलो मेरा क्या फायदा। अगर ये हाई करंट, इतना ज्यादा करंट अगर आपके अप्लायंसेस में चला जाता है बाय एनी चांस, आपके घरों में आपने वो एसी में वो लगे होंगे ना, स्टेबलाइजर्स लगे होते हैं, वो स्टेबलाइजर्स क्यों होते हैं, ताकि करंट ज्यादा ना चला जाए, क्योंकि अगर ज्यादा करंट आपके अप्लायंसेस में चला जाता है, जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी, तो वो सब फूक जाते हैं, समझते हो ना, यानी खराब हो जाते हैं, है ना। ये वर्ड तो सुना होगा, फूक गया एसी, फूक गया फ्रिज, फूक गया, हाँ, यानी ज्यादा करंट आने की वजह से वो खराब हो जाते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए फ्यूज लगा होता है, ये फ्यूज ब्रेक हो जाता है ताकि ये करंट आगे बढ़ ही ना पाए और आपके अप्लायंसेस सेफ रहें, है ना। तो फ्यूज हमारा दोस्त है, याद रखना, फ्यूज कौन है, मेरा प्यारा प्यारा दोस्त है, फ्यूज इज माय गुड फ्रेंड भाई। चलो, इन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू द सडन राइज ऑफ करंट द इंस्ट्रूमेंट गेट बर्न डाउन which sometimes results in fire. A conducting wire with a low melting point, याद रखना melting point low होता है, connected in series with circuit to avoid this type of accident. When the current rises, the wire melts due to the excessive heating. जो मैंने आपको पूरा बताया वो अंग्रेजी भाषा के अंदर लिखा हुआ है, बस अंग्रेजी भाषा के अंदर लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, एक लास्ट इसका इफेक्ट है, एक मिनट, एक लास्ट इसका एक लास्ट इफेक्ट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। वो कहां गया, हाँ, हो रहा ये, देखना बेटा, देखना, फूक गया, क्या लिख रहे हो, हाँ फूक गया, नहीं सुना तुमने आज तक, कहां के हो तुम, हैं साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, कहां के हो, फूक गया शब्द नहीं सुना तुमने, अरे भाई हद हो गई। लास्ट है बेटा, लास्ट, इलेक्ट्रिकल हीटर, या फिर हम गीजर की भी बात कर सकते हैं, हम हीटर की भी बात कर सकते हैं, जो भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तुमने देखा है कभी, तुमने वो अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे ज्यादा ठंड पड़ती है, तुम दिल्ली साइड के हो या फिर तुम कश्मीर वश्मीर में गए होगे, तो ऐसे हीटर रखे जाते हैं वहां पर, है ना, शिमला विमला में, ऐसे हाथ वाथ गर्म करने के लिए। अभी ठंड आएंगी बेटा जब इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, है ना। तो मुंबई वालों को क्या पता क्या होती है ठंड, उनके तो 15 डिग्री से कम कभी टेम्परेचर ही नहीं जाता ठीक है, उनको क्या पता क्या होती है ठंड, ठीक है, तो उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी ठीक है। तो बेसिकली ये जो अप्लायंस है इसको हम हीटर बोलते हैं, और गीजर भी ऐसे ही काम करते हैं। गीजर का क्या काम होता है बेटा, समझना, इनके अंदर ना ट्यूब होती है, ट्यूब, और वो ट्यूब एक मटेरियल की बनी होती है, उस मटेरियल को हम बोलते हैं नाइक्रोम। क्या बोलते हैं, नाइक्रोम। याद रखना, मटेरियल के नाम सबके याद रखना बेटा, मटेरियल का नाम है नाइक्रोम अब नाइक्रोम की क्या प्रॉपर्टी होती है, नाइक्रोम के कॉइल होते हैं, कॉइल, है ना, ऐसे कॉइल्स होते हैं नाइक्रोम के, अगर तुमने ध्यान से देखे हो तो, ठीक। अब नाइक्रोम की क्या प्रॉपर्टीज होती है, दो प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले एक तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, ताकि जितना भी ये गर्म हो जाए बट ये पिघलता नहीं है, तुमने नोट करा होगा। इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, क्यों, क्योंकि इसको हीट प्रोड्यूस करनी है। और इसकी सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी है क्या,
ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, नो ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ठीक है, नो ऑक्सीडेशन, यहां पर कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता। तीन प्रॉपर्टीज, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए, और ऑक्सीडेशन नहीं होता। यानी ये जो मटेरियल है ना, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता इजीली, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। इससे क्या होता है, लंबे समय तक वो आपको हीट देता रहेगा। अगर वो मटेरियल ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या होगा भैया, तो खराब हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, हीट नहीं दे पाएगा, आपका हीटर खराब हो जाएगा। ठीक है, यस यस, ठीक है। नाइक्रोम वायर इज यूज्ड एज अ कॉइल, द कॉइल वाउंड ऑन द ग्रूव्स मेड अप इन सिरेमिक मटेरियल, यानी एक मटेरियल से वो बना होता है पूरा का पूरा, है ना, तुमने देखा होगा इस प्रकार से, उसके ऊपर एक ऐसे जाली भी लगी होती है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, व्हेन द करंट फ्लोज इन द कॉइल इट बिकम्स हीटेड विच देन यूज टू हीट कुकिंग वेसल्स, है ना, अलग अलग काम के हीट प्रोड्यूस करने के मेनली काम आता है। नाइक्रोम की ये तीन प्रॉपर्टीज याद रखना। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है फिलामेंट ऑफ बल्ब के ऊपर। अगर तुमने किसी बल्ब का फिलामेंट देखा हो तो उसका फिलामेंट ऐसे कॉइल शेप में क्यों होता है, कोई बताएगा मुझे, कॉइल शेप में क्यों होता है, वाई इन कॉइल शेप, कैन एनीबडी टेल मी वाई इन कॉइल शेप? क्योंकि जब मैं कॉइल शेप में बना रहा हूं ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, बड़े से वायर को छोटी फॉर्म में लेकर आ रहा हूं। यानी एक्चुअली में इस वायर की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, और तुम्हें पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी जितना ज्यादा वायर लंबा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट, जितनी ज्यादा हीट उतनी ज्यादा रोशनी। यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, है ना, तो ये एक पूरी की पूरी टेबल है। फिलामेंट ऑफ बल्ब टंगस्टन का बनता है, कनेक्ट, अच्छा आपके घरों के जो वायर होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो नाइक्रोम के बनते हैं, और जो फ्यूज वायर होता है वो एक अलॉय होता है, किसका, एसएनपीबी का एक अलॉय होता है, एसएनपीबी का एक अलॉय होता है जिसका वो बना होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चन का आंसर देते जाओ, पोल देता हूं मैं आपको। अब छुट्टी है, छुट्टी है। एक बच्चा लिख रहा है, भैया आजकल आप बहुत बेकार बन गए हो, आजकल आप हमें 6:30 बजे तक पढ़ाते हो, तो बेटा क्लास भी तो लेट शुरू करता हूं ना तुम्हारे लिए, ताकि तुम रिवाइज करके आओ, है ना। गलत इंसान नहीं हूं मैं 1 ही घंटा पढ़ाता हूं, बस वो 5-6 मिनट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ठीक है, हाँ चलो। विच मटीरियल इज यूज इन फिलामेंट ऑफ, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, देखते हैं। अगर इसका सही आंसर 90% बच्चे ना दें तो कल से मैं क्लास लेना तुम्हारी बंद कर दूंगा एक बच्चा पूछ रहा भैया रोशनी कौन है, बेटा रोशनी यानी रोशनी, चमक चमक, रोशनी वो वाली रोशनी नहीं तुम्हारी स्कूल की, मैं कह रहा हूं चमक यार बताओ। तो बताएगा, हाँ जी, बहुत बढ़िया, डी आ गया, बहुत बढ़िया, टंगस्टन इसका सही आंसर है, डी। चलिए एक और क्वेश्चन बताना, 1 मिनट ना। वाई मस्ट अ फ्यूज ऑलवेज, अच्छा पोल है ही नहीं, सॉरी, वाई मस्ट अ फ्यूज ऑलवेज बी कनेक्टेड इन अ लाइव वायर नॉट इन न्यूट्रल वायर? इस क्वेश्चन को कट कर लो, ये आगे पढ़ेंगे, अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है हमने, ठीक है, अभी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा। क्या है ये, क्या क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द ब्रीफ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूज इन अ डोमेस्टिक सर्किट, डोमेस्टिक यानी तुम्हारे जो घर का सर्किट होता है, एन इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ करंट रेटिंग 3 किलोवोल्ट 20 वोल्ट इज ओपन, is operated a electrical circuit of rating this, what is likely to happen when electric heater is switched on? बड़ा अच्छा सवाल है, एक बार दिमाग लगाओ, पर तुम इस क्वेश्चन को भी कर ही नहीं पाओगे, तुमने पावर ही नहीं पढ़ा,
तुम्हें यही नहीं पता भैया ये वॉट क्या है, तो कैसे कर पाओगे? तो इसका बी पार्ट छोड़ो, इस बी पार्ट को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तुम ये बताओ, एक्सप्लेन दी ब्रीफ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूज। फ्यूज का फंक्शन क्या होता है? याद रखना, फ्यूज वो है जो कि प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे घर के सारे अप्लायंसेस को। अगर फ्यूज भैया नहीं होंगे तो अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे, ठीक है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जब तक आप कल वाला टॉपिक नहीं पढ़ोगे आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो कल हम इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर पढ़ने वाले हैं एंड कल बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, दुनिया जहान के सवाल लगाएंगे। तो तैयार रहना, कल की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, पहले ही बता रहा हूं 1.5 घंटे के आसपास चलेगी, क्योंकि कल इस चैप्टर का आखिरी दिन होने वाला है ना। एसीपी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, आई होप कर दिया होगा, बहुत दिन पहले अपलोडेड है अब तो, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप एसीपी के सॉल्व कर लोगे, ठीक है। हो गया वो क्वेश्चन? कर ही नहीं सकते तुम वो क्वेश्चन, कहां से कर लोगे? पावर का फॉर्मूला आता है तेरे को? एसीपी पूरी सॉल्व करो, कुछ नहीं बचा। एसीपी के मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिए भी थे ना लास्ट टाइम करने के लिए, दिए भी थे ना मैंने। तुम एसीपी के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पावर वाले क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो एसीपी के, कोई आपसे ऐसा सवाल नहीं होगा जो नहीं बनेगा, सिर्फ पावर वाले क्वेश्चन बचेंगे और सारे क्वेश्चन आप एसीपी के सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। अच्छा, मुझे ना बस एक चीज समझनी है, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या तुम्हें समझ आ रहा है? अच्छा, रिजल्ट देख लेते हैं पहले। 83.66% बच्चों ने गलत दिया है, 90% इसमें भी नहीं आए हैं। नाक कटवा दिया, मूर्खों बहुत मारूंगा। रैंक 1 अंकित, रैंक 2 सनाया, सनाया शनाया होता है ना, शनाया शनाया होता है ना, साउथ दिल्ली नाम शनाया, सनाया। तो शनाया से एक बड़ी अच्छी कहानी मुझे याद आई कभी और सुनाऊंगा तुमको, ठीक है। सुप्रीता, तारा, मैंगो, गौरव, फ्रैंकलिन, अडोल्फ हिटलर। भैया आप जिंदा हो? भैया आप जिंदा हो अभी तक? जर्मनी तो गया, इंडिया में क्या कर रहे हो? इथिका, आकांक्षा, समझ आया या नहीं समझ आया? पहले ये बता दो मुझे, ये चैप्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ऊपर से जा रहा है, ये बताओ। अगर समझ आ रहा है तो यस कर देना, अगर समझ नहीं आ रहा तो नो कर देना। ओके बेटा, ओके बेटा, कर दोगे है ना? मुझे बता देना। प्रैक्टिस करोगे तो होगा। मैंने हर बार एक चीज नोट करी है, पता है क्या? ये चैप्टर जब भी मैं हर साल पढ़ाता हूं ना, तो फर्स्ट टाइम में हर एक बच्चे को ये टफ लगता है, बट धीरे धीरे जब बच्चा प्रैक्टिस करता जाता है, एक दो बार रिवीजन करता है, तो ये उसका फेवरेट चैप्टर बन जाता है। पता नहीं क्यों, मतलब फिजिक्स का जो फेवरेट चैप्टर हर एक बच्चे का बनता हुआ मैंने देखा है ना लास्ट तक, वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें मजा आता है सॉल्व करने में, है ना। सर्किट अगर तुम्हें एक बार सॉल्व करना आ गया ना, तो तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, दैट इज फॉर श्योर, राइट। चलो ठीक है, मैंने सर्वे दे दिया है, तो सर्वे का आंसर जरूर देना। चलो, ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, मिलते हैं कल सेम जगह सेम टाइम, सेम जगह सेम टाइम, मीट यू सून टुमारो, टेक केयर।